नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि राजस्थान पॉलिटी पूरी हम यूट्यूब पर करवाएंगे। तो इससे पहले एक क्लास हमने ली थी जिसमें राज्यपाल और जो राज्य सरकार है उसका सामान्य इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था। हालांकि उसके बाद भी कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इंडियन पॉलिटी करवाएं। तो इंडियन पॉलिटी के लिए अगर आप लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन का यूट्यूब चैनल चेक किया होगा तो वहां पर नरेंद्र सर ने कंप्लीट इंडियन पॉलिटी पढ़ा रखी है, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हो। इसके अलावा कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि जैसे मैंने पहले 3 क्लासेस राजस्थान पॉलिटी की ली थी जिसमें मैंने मैराथन क्लासेस के माध्यम से पूरी पॉलिटी डिस्कस की थी, तो उसी तरह की क्लासेस इंडियन पॉलिटी की भी ली जाए। तो अभी अब फिलहाल इसके लिए कोई प्लान है नहीं। जैसे ही आपका एग्जाम पास में आएगा तो उसके बाद में हम 3 से 4 क्लासेस इंडियन पॉलिटी पर लेंगे। अभी आप नरेंद्र सर ने जो इंडियन पॉलिटी क्लासेस ले रखी है उसको आप देख सकते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय देखा था, जिसमें हमने देखा था कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, और उसके बाद में कुछ राज्यपाल को लेकर जो विद्वानों ने स्टेटमेंट दिए हैं उसके बारे में बात किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, कि राज्यपाल को कौन कौन सी पावर्स मिलती हैं। तो राज्यपाल को जनरली 3 तरह की पावर्स होती है राज्यपाल के पास में। तो राज्यपाल को 3 तरह की शक्तियां प्राप्त होती है। पहली है कार्यपालिका शक्तियां, एक व्यवस्थापिका शक्ति, और एक न्यायिक शक्ति। देखो, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि राज्यपाल जो है वो विधायिका का भी पार्ट होता है, जैसे जो विधानमंडल होता है राज्य का उसका भी हिस्सा होता है, और राज्यपाल कार्यपालिका का भी हिस्सा होता है। तो राज्यपाल को कार्यपालिका संबंधित शक्तियां भी मिलती हैं और व्यवस्थापिका संबंधित शक्तियां भी हैं और न्यायिक शक्तियां भी हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्यपालिका शक्तियों को लेकर के, क्योंकि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 154 जो है वो बात करता है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों को लेकर। और पिछली क्लास में हमने इसके बारे में काफी डिस्कस भी किया था कि कार्यपालिका शक्तियों के बारे में कौन सा आर्टिकल डिस्कस करता है, 154। तो इसकी पहली शक्ति है 154 में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कि राज्यपाल जो है वो अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब है कि इसमें एक तो मंत्री परिषद शामिल होती है और एक शामिल होती है नौकरशाही, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो राज्यपाल अपने अधीनस्थों के माध्यम से अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो कार्यपालिका शक्तियों में जो अधीनस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है कि मंत्री परिषद और नौकरशाही के माध्यम से अपनी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करेगा। इसमें लिखा हुआ है पहली कार्यपालिका शक्तियों में कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। और ये किस तरह की शक्ति है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति? देखो, आपको पता होगा कि जैसे राजस्थान में इलेक्शन हुए, राजस्थान के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, उनको पूर्ण बहुमत मिला, और उसके बाद में जो राज्यपाल है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार विधानसभा में बहुमत दल के जो नेता घोषित किए गए थे वो भजन लाल शर्मा जी थे। तो उनको राज्यपाल ने क्या नियुक्त किया? मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है सीएम को शपथ दिलाने को लेकर। हालांकि जो मंत्री परिषद की शपथ है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूं कि संविधान में किसी भी तरह के मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री भी एज ए मंत्री ही क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। तो यहां पर दूसरी कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल की कि मुख्यमंत्री के अनुशंसा पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं और उन्हें क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने बहुत सारे मंत्रियों को नियुक्त किया और उसके बाद में राज्यपाल महोदय ने उनको शपथ दिलाई। तो राज्यपाल जो है वो क्या करते हैं? मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और उनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। लेकिन एक स्पेशल पॉइंट यहां पर यह है कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, ये किसका विशेष अधिकार है? मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। यानी कौन कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है? जो राजस्थान विधानसभा में 200 एमएलए चुन करके गए हैं, तो उनमें से कौन किसको मंत्री बनना चाहिए, किसको मंत्री नहीं बनना चाहिए, तो ये विशेष अधिकार किसका है? तो ये विशेष अधिकार है मुख्यमंत्री साहब का। तो मुख्यमंत्री साहब डिसाइड करते हैं कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, और मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो लिस्ट दी जाती है और उन्हीं को राज्यपाल क्या करता है? मंत्री के रूप में नियुक्त करता है। उसके अलावा तीसरा यहां लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद की अनुशंसा पर
राज्यपाल जो है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ये कार्यपालिका के संबंध में तीसरी शक्ति है कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की। देखो महाधिवक्ता क्या होता है, महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च जो है वो विधि सलाहकार होता है। राज्य सरकार के संबंध में जितने भी केसेस कोर्ट में चल रहे हैं तो उसके संबंध में राज्य सरकार की तरफ से जो पैरवी करता है वो महाधिवक्ता करता है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये महाधिवक्ता भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है। जैसे महाधिवक्ता का मतलब है कि महाधिवक्ता सरकार की तरफ से कोर्ट में केसेस लड़ेगा, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और उसके बाद में इसको हटाया भी किसके द्वारा जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। और इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक ये कार्यकाल पर बने रहेंगे। तो महाधिवक्ता के संबंध में एक शब्द लिखा हुआ है प्रसाद पर्यंत, इसको आप बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट इस तरह के आते हैं कि निम्न में से कौन सी राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियों में शामिल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आएगा कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, मंत्रियों को नियुक्त करता है, उनको शपथ दिलाता है। उसके बाद में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। और एक स्टेटमेंट जनरली ऐसा आ जाएगा कि राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। तो हमने तीन चीजें देखी, पहली ये कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है वो अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। और किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है कि किसका विशेष अधिकार है, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। और उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, वो भी राज्यपाल करता है। और महाधिवक्ता का कार्यकाल क्या होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में चौथा पॉइंट है आर्टिकल 166। आर्टिकल 166 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां राज्यपाल के नाम से ही की हुई मानी जाएगी। यानी राज्य सरकार के द्वारा जितने भी काम किए जाएंगे, तो फैसले तो जनरली मुख्यमंत्री लेता है प्रैक्टिकली, बट जो जिस नाम पर फैसले लिए जाते हैं, जिस नाम पर कार्यवाही की जाती है, तो किसके नाम पर की जाएगी, राज्यपाल के नाम पर की जाएगी। और ऐसा किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 166 आर्टिकल 166 में। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 167, इसके बारे में आप बहुत सारे एग्जामों में इसके संबंध में प्रश्न देखते होंगे। ये बात करता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री, राज्यपाल के पास में ये अधिकार है और मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि राज्यपाल किसी भी तरह की कोई जानकारी शासन से संबंधित प्राप्त करना चाहे तो मुख्यमंत्री क्या करेगा, उनको अवेलेबल करवाएगा वो जानकारी। उसके बाद में मंत्री परिषद में किसी भी विषय पर चर्चा कराने के लिए कह सकते हैं, अथवा राज्य विधानमंडल में किसी भी विधि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी राज्यपाल के पास में ये पावर होती है कि वो किसी भी विधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कौन सी विधि बनाई गई, किस विधि के बारे में मंत्रियों ने डिस्कशन किया, तो उसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न ये आए कि मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल है उसके संबंधों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 167 में। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंधों का उल्लेख। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंधों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 167 में है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल जो है वो कानून से संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकते हैं। अगर किसी बात पर मंत्री परिषद में डिस्कशन करवाना है तो राज्यपाल इसके संबंध में मुख्यमंत्री को कह सकते हैं। और मुख्यमंत्री का भी ये कर्तव्य है कि राज्यपाल के द्वारा शासन से संबंधित मानी गई जानकारी जो है उनको अवेलेबल करवाएं। तो ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 167। इसको भी आप बिल्कुल याद रखना क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला इसका कार्यपालिका की शक्तियों के अंदर छठा पॉइंट है कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। इस कारण से वो राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। यानी राज्यपाल को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर होते हैं यानी जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। जैसे मान लो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है MDSU, तो इसके वाइस चांसलर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो राज्यपाल करता है। बाकी की जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनके वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसलिए राज्यपाल को क्या कहा जाता है, राज्यपाल को कहा जाता है विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति।
तो एक प्रश्न इस तरह का बन सकता है जैसे आरएस वगैरह में कि राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कहा जाता है। ये क्या है, कथन है। और इसके संबंध में एक कारण आएगा कि ये राज्य के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर यानी जो कुलपति है उनकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है कि कथन भी सही है, इसका कारण भी सही है और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इस तरह का प्रश्न भी इससे जनरली पूछा जा सकता है। तो आप याद रखें कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं, इसलिए उन्हें राज्यों के विश्वविद्यालयों का क्या कहा जाता है, कुलाधिपति कहा जाता है। उसके बाद में 7वां पॉइंट है कि वह विभिन्न आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। यानी राज्यपाल के द्वारा विभिन्न आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके अंदर आती है, कार्यपालिका शक्तियों के अंदर। जैसे आपने आरपीएससी जो है, आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद में जो राज्य सूचना आयोग है इसके अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। उसके बाद में लोकायुक्त संस्था आपने सुनी होगी, इसकी भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। और उसके अलावा आपने एक और सुना होगा राज्य मानवाधिकार आयोग। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि वो विभिन्न आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की क्या करते हैं, नियुक्ति करता है। 8वां पॉइंट है कि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्यपाल के द्वारा जो राष्ट्रपति की सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति शासन की, आगे हम देखेंगे इसके बारे में कि क्या होता है। इसके संबंध में आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 356। तो इसके संबंध में जो सिफारिश की जाती है वो सिफारिश किसका हिस्सा है, कार्यपालिका शक्तियों का। किसका भाग है, कार्यपालिका शक्तियों का भाग है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसे हो सकता है। देखो, जो राष्ट्रपति शासन की जो सिफारिश करते हैं राज्यपाल, ये कार्यपालिका शक्ति का भी भाग है और जो राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त होती हैं उसका भी ये भाग है। तो ये दोनों शक्तियां हैं, लेकिन इसको कार्यपालिका शक्ति इसलिए कहा जाता है कि जब भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित हो जाती हैं, राज्यपाल में निहित हो जाती हैं। और फिर राष्ट्रपति जो है उसके एजेंट के रूप में कौन काम करता है, राज्यपाल काम करता है। इसलिए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना भी राज्यपाल की जो है कार्यपालिका शक्तियों के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। आगे है राज्यपाल की व्यवस्थापिका शक्तियां, यानी व्यवस्थापिका से संबंधित राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। अब इसमें पहला यह है कि आर्टिकल 168 जो है ये बात करता है कि राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद तीनों शामिल होते हैं। आर्टिकल 161 में विधानमंडल की परिभाषा दी गई है, जिसमें विधानमंडल की परिभाषा में 3 शामिल है। ये जो विधानमंडल है इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें एक शामिल है राज्यपाल, एक विधानसभा और एक है विधान परिषद। भारत के केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, बाकी के सभी राज्यों में क्या है, विधानसभा है। तो इसमें आपको एक चीज पॉइंट और क्लियर हो गया होगा कि किसी भी राज्य में विधान परिषद जो है वो होना कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ये उस राज्य पर डिपेंड करता है कि वो अपने यहाँ पर विधान परिषद का गठन करना चाहता है या नहीं करना चाहता, जबकि विधान परिषद क्या होता है, सभी राज्यों में होती है। तो यहाँ पर राज्यपाल और जो विधानसभा है ये राजस्थान में है, तो विधानमंडल का राजस्थान में हिस्सा कौन है, राज्यपाल और विधानसभा। जबकि आर्टिकल 168 क्या कहता है कि राज्य के विधानमंडल पे एक तो राज्यपाल शामिल होगा, एक शामिल होगी विधानसभा और विधान परिषद। इन 3 चीजों से मिलकर के क्या बनती है, विधानमंडल बनता है। राज्यपाल इसका हिस्सा क्यों माना जाता है, तो देखो विधानसभा जो है वो जो भी कानूनों का निर्माण करती है, उन कानूनों को मतलब जो भी विधेयक विधानसभा के द्वारा पारित किए जाते हैं उन विधेयकों पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करता है राज्यपाल, और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वो क्या करते हैं, अधिनियम बनते हैं। इसलिए राज्यपाल को जो है वो व्यवस्थापिका शक्तियों के अंदर विधानमंडल का एक आवश्यक अंग समझा जाता है। उसके बाद में एक पहला और पॉइंट है इसका कि विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर हैं उसकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। यानी राज्यपाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। जो लोग पॉलिटिक्स पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं, हालांकि हम जब विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब है कि जैसे मान लो राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा में 200 सदस्य चुन करके चले गए, अब उनको क्या दिलानी है, शपथ दिलानी है। तो जब तक जो अध्यक्ष हैं
जब तक विधानसभा के सदस्य आपस में मिलकर के अपना एक स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लेते, तब तक विधानसभा की कार्यवाहियों का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो उस कार्यवाहियों का संचालन करने किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। और ये क्या होता है? एक अस्थायी पद होता है। और जब विधानसभा के सदस्य मिलकर के अपने में से ही एक स्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं, तो उसके बाद में ये प्रोटेम स्पीकर पद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी जब तक स्थायी अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता है, तब तक जो विधानसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाता है, वो काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? तो जो वरिष्ठतम सदस्य हैं उसको क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। यानी विधानसभा में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। हालांकि इस तरह की बात संविधान में लिखी हुई नहीं है, ये सिर्फ एक परंपरा है, लेकिन इस परंपरा का पालन अब तक तो किया गया है कि जो विधानसभा में सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होता है उसे ही क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। देखो इसमें कहीं कहीं मैंने नोट लगा करके लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को साथ साथ इसको समझने में आसानी भी हो, और इसके बाद भी अगर आप लोग पीडीएफ पढ़ें तो आप लोगों को ये ना लगे कि ये पॉइंट यहाँ पर कैसे आ गया, ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि नोट्स को ऐसे अरेंज किया जाए ताकि आप अपने स्तर पर भी पढ़े तो भी आप लोगों को ये पॉलिटी पूरी समझ में आ जाए। उसके बाद इसके दूसरे पॉइंट में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 188। 188 ये कहता है कि विधानमंडल के सभी सदस्यों को राज्यपाल अथवा राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। यानी जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनको आर्टिकल 188 यानी 188 के तहत या तो राज्यपाल शपथ दिलाएगा या फिर राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किया गया व्यक्ति क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। जैसे हमने प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात की तो ये राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किया गया ही व्यक्ति है, तो ये क्या करता है? विधानमंडल के सदस्यों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि विधानमंडल के 3 हिस्से, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। इसका उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 168 में इसका उल्लेख है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। जब तक स्थायी अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता तब तक जो है शपथ दिलाना, विधानसभा की कार्यवाहियों का संचालन करना किसका काम होता है? प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। और आर्टिकल 188 में क्या लिखा हुआ है कि विधानमंडल के सभी सदस्यों को या तो राज्यपाल शपथ दिलाएगा या फिर राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किया गया व्यक्ति क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। आगे है आर्टिकल 174। देखो ये तीसरा पॉइंट है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राज्यपाल की व्यवस्थापिका शक्तियों के बारे में। तो आर्टिकल 174 3 बातों का उल्लेख करता है राज्यपाल को लेकर कि राज्यपाल विधानमंडल के सत्र बुलाते हैं, यानी सत्रों को आहूत करते हैं। यहां पर आहूत शब्द भी लिखा हुआ आ सकता है। तो राज्यपाल विधानसभा के सत्र बुलाते हैं, उसके बाद में सत्र अवसान की घोषणा करते हैं, यानी सत्र जो समाप्त होंगे उसकी घोषणा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और विधानसभा को क्या कर सकते हैं? भंग करते हैं। तो राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 174 क्या कहता है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र, विधानमंडल के सत्र को आहूत करते हैं, सत्र अवसान की घोषणा करते हैं और उसके बाद में विधानसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। अब यहां पर इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि ये इसके साथ में क्या क्या शर्तें हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि सामान्यतः राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श पर ही सत्र बुलाते हैं अथवा सत्र अवसान करते हैं। यानी जनरली जो है वो राज्यपाल जब भी सत्र को आहूत करते हैं, सत्र अवसान की घोषणा करते हैं, तो वो किसकी सिफारिश पर करते हैं? मंत्री परिषद की सिफारिश पर करते हैं। लेकिन इसमें एक क्लोज और ऐड है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लेकिन एक ऐसी मंत्री परिषद जिसे विधानसभा का विश्वास नहीं उनका परामर्श मानने हैं तो राज्यपाल बाध्य नहीं है। यानी मान लो कि कोई सरकार है, कोई मंत्री परिषद है जिसको पूर्ण बहुमत विधानसभा में नहीं है इस समय, तो राज्यपाल ये जरूरी नहीं है कि उनके परमिशन से ही क्या बुलाएगा? सत्र बुलाएगा। यहां पर राज्यपाल अपने स्वविवेक का इस्तेमाल भी कर सकता है। यानी मंत्री परिषद की सिफारिश मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। किस स्थिति में बाध्य नहीं है? जब मंत्री परिषद को विधानसभा में विश्वास प्राप्त नहीं हो। तो ये एक कथन आपको याद रखना है। ये इसका क्या दे रखा है? स्पष्टीकरण दे रखा है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि इस सत्र के स्थगन में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। यानी सत्र को जो सस्पेंड किया जाता है, स्थगित किया जाता है, उसके संबंध में राज्यपाल की क्या है? भूमिका नहीं है। तो सत्र को कौन स्थगित करता है? स्थगित कौन करता है? तो वो करता है संबंधित सदन का अध्यक्ष।
जो अध्यक्ष जो होते हैं वो ही क्या करते हैं, सत्र को स्थगित करते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, विधानसभा की कार्यवाही में कुछ जो एमएलएज हैं वो नाराज हैं और उसके बाद में वो क्या कर जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, या फिर सदन में हंगामा बहुत मच जाता है, या फिर कुछ ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन, तो वहां पर जो विधानसभा को स्थगित करते हैं, तो स्थगित करने का काम किसका होता है, विधानसभा अध्यक्ष का होता है, और इसमें राज्यपाल की किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं होती है। तो क्या बातें याद रखनी है, आर्टिकल 174 यह आर्टिकल याद रखना है कि राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं, सत्रावसान की घोषणा करते हैं, विधानसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी एक विधान और जनरली राज्यपाल ये सब किसकी सिफारिश पर करते हैं, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं। लेकिन मान लो कि कोई ऐसी मंत्रिपरिषद है जिसको विधानसभा में विश्वास प्राप्त नहीं है, तो राज्यपाल उसके लिए बाध्य नहीं है कि वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश माने ही माने। और इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि सत्र के स्थगन में राज्यपाल की किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके जो है वो, अगर कोई किसी को नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं तो अपने हाथ से नोट्स बनाऊंगा, वही मैं उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूं, तो आराम से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको एज इट इज इसको कॉपी कर लेना नोट्स में, क्योंकि ये पहले ही नोट्स की फॉर्म में ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। और अगर आप लोग हैबिचुअल है कि प्रिंटेड नोट्स पढ़ने के लिए, तो आप इनको स्लाइड्स को भी देख सकते हैं, आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब इसके बारे में हम व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के बारे में अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, आर्टिकल 175। जैसे 174 हमने डिस्कस किया था, तो अब आता है 175। ये क्या कहता है कि राज्यपाल को सत्र को संबोधित करने तथा उसको संदेश भेजने का भी अधिकार होता है। यानी राज्यपाल सत्र को संबोधित करता है, राज्यपाल जो सत्र चल रहा है उसको क्या भेज सकता है, संदेश भी भेज सकता है। उसके अलावा आर्टिकल 176 क्या कह रहा है कि राज्यपाल वर्ष के प्रथम सत्र को, वर्ष का जो पहला सत्र होता है और उसके बाद में विधानसभा चुनाव के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। यहां पर एक क्लोज लिखा हुआ है आर्टिकल 176 के तहत। यानी ये कह रहा है कि विधानसभा का जो पहला सत्र होगा साल का, जिसे हम अमूमन बजट सत्र के नाम से जानते हैं, फरवरी के लगभग आता है, तो उसको राज्यपाल अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। और उसके अलावा जो विधानसभा के चुनाव होंगे 5 साल के बाद में, और उसका जो पहला सत्र आएगा उसे भी अनिवार्य रूप से कौन संबोधित करेगा, राज्यपाल संबोधित करेगा। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा यहां लिखा हुआ है कि जो संदेश राज्यपाल भेजेगा, जो उनको संबोधित करेगा, यानी राज्यपाल जो अभिभाषण देगा, उस अभिभाषण को कौन तैयार करके देगा, तो उसको तैयार करके देगी मंत्रिपरिषद। तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाएगा। जैसे मान लो सत्र, विधानसभा का सत्र चल रहा है और मंत्रिपरिषद की तरफ से उनको अभिभाषण लिख के दिया हुआ है कि राज्यपाल को क्या, आपको सिर्फ ये बोलना है। तो कई बार तो राज्यपाल को खुद ये बोलना पड़ता है कि राज्यपाल जो है वो ठीक से काम करने नहीं दे रहे और मंत्रिपरिषद के काम में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके के राज्यपाल को खुद को अपने मुंह से बोलना पड़ता है, क्योंकि जो अभिभाषण जो तैयार किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के लिए, वो कौन तैयार करती है, मंत्रिपरिषद तैयार करती है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में एक आर्टिकल और था, हालांकि अब तो ये आर्टिकल शहीद हो चुका है। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 333 में उल्लेखित है कि विधानसभा में एक भी आंग्ल भारतीय निर्वाचित नहीं होने पर राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। यानी यहां पर लिखा हुआ है कि विधानसभा में यदि आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्यपाल के पास में ये पावर है कि वो विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य जो है उसको क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय का मतलब है कि जिनका जन्म या फिर जिनकी माता भारत से हो और जिनकी शादी बाहर हुई हो, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे आंग्ल भारतीय कहते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है विधानसभा में, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, एक आंग्ल भारतीय की क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो क्या याद रखना है आपको, आर्टिकल 333 आपको इसके संबंध में याद रखना है। जैसा मैंने बताया कि आर्टिकल अब फिनिश हो चुका है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, 104वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा इसके मनोनयन को जो है वो निष्प्रभावी कर दिया गया है। यानी अब इनका मनोनयन नहीं किया जाएगा आंग्ल भारतीयों का, और ये निष्प्रभावी यहां भी कर दिया है विधानसभा में भी, और जो लोकसभा वाला जो वहां पर है उस पर भी क्या कर दिया है, इनको हटा दिया है। तो इस संशोधन के माध्यम से ये जो प्रावधान था इसको क्या कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया। तो हमने आर्टिकल देखे। उसके बाद में अब एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 171 आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 क्या कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में उसकी कुल सदस्य संख्या का एक छठा भाग जो है वो क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं।
यानी विधान परिषद जो होती है, हालांकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद में मान लीजिए कि 66 सदस्य हैं, तो इन 66 सदस्यों का 1/6 जो है वो क्या करते हैं, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो कितने, 11 सदस्यों को क्या किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगर विधान परिषद की संख्या कितनी हो, 66 हो, तो कितने परसेंट की बात कर रहा है, 1/6 की बात कर रहा है कि 1/6 सदस्यों को कौन मनोनीत करेगा, राज्यपाल करेगा। और कहां पर करेगा, विधान परिषद में करेगा। और इस ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 171 यानी आर्टिकल 171 में इसका उल्लेख है। अब ये जो एक्सपर्ट मनोनीत किए जाएंगे, ये एक्सपर्ट कहां से होंगे, जैसे आपने राज्यसभा में देखा होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। और वो सदस्य विभिन्न जो फील्ड होते हैं उनमें क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। जैसे आर्ट में हो गया, जैसे आपने नाम सुना होगा स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर का मनोनयन भी राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद में आपने जया बच्चन का नाम सुना होगा, अमिताभ बच्चन की वाइफ का, तो उनका मनोनयन भी राज्यसभा में किया गया था। और यहाँ पर जो राज्य है उनकी जो विधान परिषद है वहां पर भी मनोनीत किए जाते हैं सदस्य। और क्या कितने सदस्य किए जाएंगे, 1/6 सदस्य। किस संख्या का, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का। अब देखो ये 1/6 सदस्य किस फील्ड से होने चाहिए, तो पहली चीज की साहित्य से हो सकते हैं, उसके बाद में आर्ट यानी कला से हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं, और सहकारी आंदोलन जो है उन क्षेत्र से हो सकते हैं। तो इन क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं इनको राज्यपाल जो है वो विधान परिषद में क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं, तो हमारे लिए कोई तरह की पैनिक बात नहीं है। विधान परिषद अभी वर्तमान में भारत के सिर्फ 6 ही राज्यों में है, तो वहां पर राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य जो है विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का, उनको क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। और ये फील्ड आप लोगों को याद रखना है। हालांकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पर 5 होना चाहिए, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हम आते हैं इसके 7वें पॉइंट पर। इसमें लिखा हुआ है कि विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं, यानी राज्यपाल व्यवस्थापिका संबंधित शक्तियों के अंदर जो विधानमंडल के द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं उन पर हस्ताक्षर कौन करता है, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद में ही वो बिल क्या बनते हैं, एक्ट बनता है, यानी अधिनियम बनता है। तो यहां पर भी ये लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि जब भी कोई विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए आता है तो राज्यपाल के पास में उस विधेयक को लेकर के क्या क्या पावर्स होती है। देखो ये हम व्यवस्थापिका संबंधित शक्तियां पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम इसकी थ्योरीज भी देख रहे हैं, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे ये पॉइंट हमने देखा, तो जब तक हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात नहीं करेंगे कि विधेयकों पर राष्ट्रपति यानी राज्यपाल जो है उसको क्या क्या अधिकार है, तब तक हमारे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कि हमारी रेंज से बाहर हो जाए। तो ये साथ में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी कोई विधेयक विधानमंडल के द्वारा पारित किया जाता है तो उस विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति दे सकते हैं, और जैसे ही राज्यपाल उसको स्वीकृति देंगे वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। उसके बाद में दूसरा राज्यपाल के पास में विकल्प है कि वो उसको एक बार पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं, यानी एक बार फिर से उनको भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए कि इस पर एक बार फिर से विचार किया जाए। तो कोई भी विधेयक जो विधानमंडल के द्वारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल उसे क्या भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन ये एक चीज और याद रखना आप, जो धन विधेयक है उसे पुनर्विचार के लिए भेजा नहीं जाता। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, और इसका भी कारण ये है कि धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही विधानसभा में रखा जाता है, तो इसलिए उस पर पुनर्विचार का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट है उसके पास में कि न तो स्वीकृति देते हैं और न ही स्वीकृति देने से इनकार करते हैं। यानी कोई भी विधेयक मान लो राज्यपाल के पास में आ गया, तो न तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करते हैं, न ही राज्यपाल उसको मना करते हैं, तो वो एक्ट क्या हो जाएगा, वहीं पर विधेयक पड़ा रह जाएगा, यानी राज्यपाल ने क्या कर लिया, अपने वीटो का पावर कर लिया। तो इस तरह का प्रावधान भी है। और चौथा लिखा हुआ है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं, यानी विधानमंडल के द्वारा पारित ऐसा कोई विधेयक जिसमें राज्यपाल को यह लगता है कि इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजना चाहिए, तो राज्यपाल क्या भेज सकता है, उसको राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए भेज सकता है। तो किसी भी विधेयक को जब विधानमंडल पारित करके भेजती है तो राज्यपाल के पास में क्या प्राप्त अधिकार होते हैं, पहला है विधेयक को स्वीकृति देता है तो कानून बन जाता है, दूसरा है कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है लेकिन धन विधेयक को नहीं भेज सकता, उसके अलावा न स्वीकृति देता है और न ही स्वीकृति देने से मना करता है, तो ये भी है। और उसे बाद में किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए क्या कर सकता है, रख सकता है। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ये जो विधेयकों से संबंधित स्वीकृति का मामला है इसमें इस तरह की बातों का उल्लेख है।
आगे हम बात करते हैं इसके 90 पॉइंट पर आर्टिकल 200 के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और आर्टिकल 200 क्या बात करता है? आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति दिए जाने अथवा राष्ट्रपति के पास भेजे जाने का उल्लेख है। यानी कोई भी विधेयक जब विधानमंडल पारित करके भेजती है तो राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति दिए जाने और राष्ट्रपति के पास में विचार हेतु आरक्षित रखने के बारे में कहां पर उल्लेख है? आर्टिकल 200 में। आर्टिकल 200 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 200 में स्पष्ट ये भी उल्लेखित है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने वाला विधेयक जो है वो अनिवार्य रूप से राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए ही भेजा जाता है। यानी मान लो कि विधानमंडल जो है, जैसे राजस्थान की जो विधानसभा है, उसने एक ऐसा एक्ट पारित किया कि उस एक्ट से जो राजस्थान हाई कोर्ट है, जो न्यायालय है, उसकी शक्तियां क्या हो रही है? सीमित हो रही है। तो इस तरह का जब विधेयक किसके पास में जाएगा? राज्यपाल के पास में जाएगा। तो राज्यपाल को उस विधेयक को अनिवार्य रूप से किसके पास में स्वीकृति के लिए भेजना पड़ेगा? राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए भेजना पड़ेगा। बाकी विधेयकों का क्या सिस्टम था कि बाकी विधेयकों में यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है, राज्यपाल को ऐसा फील होता है कि इसको राष्ट्रपति के पास में भेजना चाहिए तो भेज सकते थे। लेकिन यदि कोई विधेयक जो कि किसकी शक्तियों को अतिक्रमित करता है, अतिक्रमण करता है, उच्च न्यायालय की शक्तियों को, तो राज्यपाल क्या करेगा? उसे अनिवार्य रूप से किसके पास में भेजेगा? राष्ट्रपति के पास में भेजेगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 200 में। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 201। 201 क्या बात करता है? इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रकार के विधेयक, जैसे राज्य विधानमंडल ने पहले विधेयक किसके पास में भेजा? राज्यपाल के पास में भेजा पारित करके। राज्यपाल ने भी स्वीकृति के लिए कहां पर भेजा? राष्ट्रपति के पास में भेजा। और फिर राष्ट्रपति ने क्या किया? क्या करेगा? यानी राष्ट्रपति के पास में उसके द्वारा कौन कौन से निर्णय लिए जाएंगे, इसका उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 201 में इस बात का उल्लेख है। यानी विचार हेतु, स्वीकृति हेतु भेजे गए राज्यपाल के द्वारा जो विधेयक है, उस पर राष्ट्रपति क्या क्या निर्णय ले सकता है, तो उसके बारे में उल्लेख कहां पर है? 201 में। पहला यह है कि राष्ट्रपति स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है। यानी राष्ट्रपति स्वीकृति देने से उसके पास में क्या कर सकता है? मना कर सकता है कि यह विधेयक को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। उसके बाद में राष्ट्रपति अपने पास जो है उसको क्या रख सकता है? लंबित रख सकता है। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। पहला है कि राष्ट्रपति स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है। दूसरा ये कि राष्ट्रपति अपने पास में लंबित रह सकता है। और तीसरी बात इसमें लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल के पास में भेजता है तो राज्यपाल उसे 6 माह के भीतर भीतर विधानमंडल से पारित करवाकर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि मान लो कि कोई विधेयक जो है वो राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए भेजा। अब राष्ट्रपति ने जो है वो विधेयक पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को भेज दिया। तो ये राज्यपाल का कर्तव्य है कि वो कितने महीने, यानी 6 महीने के भीतर भीतर उस विधेयक को पुनर्पारित करके किसके पास में भेजेगा? राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए भेजेगा। और ऐसी शब्दावली कहां पर लिखी हुई है? ऐसी शब्दावली लिखी हुई है आर्टिकल 201 में। तो ये आर्टिकल भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या, सॉरी, इसमें अगला जो पॉइंट है वो है आर्टिकल 213। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है अध्यादेश को लेकर। अभी थोड़ा सा मैं बताऊंगा भी सही आपको अध्यादेश क्या होता है। उससे पहले देखो एक थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि तमिलनाडु राज्य वर्सेस तमिलनाडु के राज्यपाल के नाम से सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने कहा कि जो पिछले 10 विधेयक हमने पारित करके भेजे थे तो राज्यपाल ने न तो उनको स्वीकृति दी है, न ही उनको इनकार किया है। और राज्यपाल ने क्या रख लिया? उन विधेयकों को लंबित रख लिया। और ऐसे कितने विधेयक थे? 10 विधेयक थे। तो फिर यह मामला किसके पास में गया? सुप्रीम कोर्ट के पास में गया। और सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में डिसीजन आया कि राज्यपाल ऐसे विधेयकों को लंबे समय तक आरक्षित नहीं रख सकता। राज्यपाल को जो है वो इस तरह का एब्सोल्यूट वीटो या पूर्ण वीटो क्या है? नहीं मिलता है। तो ऐसा किसने स्टेटमेंट दिया था? किसने स्टेटमेंट दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने। और राज्यपाल को भी ये हिदायत दी गई कि राज्यपाल को अनिवार्य रूप से जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए राज्यपाल क्या है? बाध्य के। और उसके बाद में एक समय सीमा भी तय की गई थी। राष्ट्रपति के पास में किसी विधेयक को भी आरक्षित रखा जाएगा तो उसके लिए 3 माह की समय सीमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई थी। तो इस तरह के केसेस को आप याद रखना। वो केस क्या है? तमिलनाडु राज्य वर्सेज तमिलनाडु के राज्यपाल।
तमिलनाडु के और राज्यपाल। और ये केस कब का है? अभी लेटेस्ट का ही है, अगर आप लोगों ने न्यूज वगैरह फॉलो की होगी 2025 का ये केस है। और इसी में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक क्या है लैंडमार्क डिसीजन आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जो संविधान संशोधन क्या इसके आर्टिकल है दोस्तों, उसका क्या की थी, व्याख्या की थी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो हम 213 पर आ रहे थे राज्यपाल के अध्यादेश को लेकर के। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 213 में है। अब देखो अध्यादेश क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अध्यादेश का मतलब है कि मान लो कि देखो कानून कैसे बनता है। कानून बनता है, विधानसभा का सत्र चल रहा हो, उसमें एक विधेयक लाया जाता है सरकार के द्वारा, उस विधेयक पर चर्चा होती है, फिर उसको वोटिंग होती है, और यदि वो विधेयक पारित होता है तो वो किसके पास में जाता है? राज्यपाल के पास में जाता है, और राज्यपाल उस पर साइन करते हैं, वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। लेकिन मान लो कि सिचुएशन ऐसी आ गई कि अभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा, और आसपास सिचुएशन ऐसी है कि कानून बनाना जरूरी है ही सही, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए संविधान में संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को यह पावर दी है, और ये पावर राष्ट्रपति के पास में भी है कि वो क्या जारी कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी अध्यादेश का मतलब यही है कि आपने एक अध्यादेश जारी किया, और वो अध्यादेश क्या होगा? कानून के जैसे होगा। और जब विधानसभा का सत्र वापस आएगा, यानी सत्र चल रहा होगा, तो इस अध्यादेश को यदि विधानसभा पारित कर देती है तो वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और यदि पारित नहीं करती है तो वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक विधानसभा का सत्र नहीं चलता, तब तक अध्यादेश को जो है वो अधिनियम के रूप में ही शक्तियां क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। और ये आर्टिकल क्या है? 213 है। और राष्ट्रपति के संबंध में आर्टिकल कौन सा है? 123। तो दोनों की संख्या को उलट पलट करके देख लेना आप। देखो 223 हो गया, 213 हो गया, 123, 213, 123, 213। तो इससे आप क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। अब देखो और क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, यानी राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश उसी विषय पर जारी किया जा सकता है जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। यानी राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करेगा तो उन्हीं विषयों पर जारी करेगा जिसके बारे में जिस पर राज्य विधानमंडल या फिर जो विधानसभा है वो क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। जैसे राज्य सूची के विषय पर मान लीजिए अध्यादेश जारी किया जा सकता है, समवर्ती सूची के विषय पर किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा विषय जो राज्य के उसमें अधिकार में नहीं आता, तो उस पर क्या है? अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। जैसे संघ सूची के जो विषय है उन पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता राज्यपाल के द्वारा। और यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है नोट लगा के कि अध्यादेश का वही महत्व होता है जो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए कानून का होता है। यानी अध्यादेश इज इक्वल टू कानून, अधिनियम। अध्यादेश किसके बराबर है? अधिनियम के बराबर है। तो अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो प्रभाव किसका होता है? अधिनियम का होता है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो उससे पहले हम अगली स्लाइड पर जाएं, उससे पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। हमारी जो वीडियो की जो है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है इस समय, और आपको बताइए क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज बेस्ट होती है, उसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, बट मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूं इसमें क्या क्या होगा। इसमें आपको चॉइस टेस्ट मिलेंगे। इन टेस्ट में से 16 टेस्ट ऐसे होंगे जो टॉपिक वाइज होंगे, और 8 टेस्ट क्या होंगे? फुल लेंथ होंगे। और इसकी प्राइस क्या रखी गई है? इसकी प्राइस रखी गई है 349। इसको आप क्वालिटी एजुकेशन का जो ऐप है प्ले स्टोर पर, वहां पर जाकर के क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस पर ये कूपन कोड यूज करते हैं NS01, तो आपको इसमें क्या मिल जाएगा? 20% भी डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा मान लो कि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है या फिर आपको कोई सब्जेक्ट पूरा पढ़ना है, हालांकि हम पॉलिटी पूरी यहीं पर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो पटवार और वीडियो का एक कॉम्बो कोर्स है, जिसमें पटवार और वीडियो का जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस से संबंधित सारे इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा लिए गए हैं, जिसमें डिजिटल पैनल पर आधुनिक सुविधाओं के साथ में ये मिलेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट मिलेगा। और ये सब क्या है? इसकी प्राइस कितनी रखी गई है? 1999, यानी 1999 रुपए। और अगर आप लोग इसमें ये कूपन कोड यूज करते हो NS01, तो आपको क्या मिल जाएगा? इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ में एक सुविधा ये भी है कि आपको जो है वो पटवार और वीडियो की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो भी क्या मिल जाएगी? इसके साथ में फ्री मिल जाएगी। तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ लोग डिमांड कर रहे थे, कुछ बच्चे की हमें एक सेपरेट मैथ ही पढ़नी है, हम बाकी कोर्स नहीं खरीद सकते, तो एक मैथ का कोर्स भी चल रहा है अभी, जिसकी प्राइस भी बहुत नॉमिनल रखी गई है 399। और इसमें भी आप NS01 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा।
यानी आप मैथ्स के लिए भी सेपरेट कोर्स परचेज कर सकते हो। उसके अलावा जैसे अभी पटवार की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चली थी हमारी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, आप लोगों ने भी दिए होंगे वो टेस्ट। तो उन टेस्ट, जो लोग वो टेस्ट को नहीं दे पाए, तो इस तरह के बहुत सारे टेस्ट थे, उन टेस्टों को मिला करके एक बुकलेट तैयार कर ली गई है कंप्लीट, जो कि 3 हिस्सों में, वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको आप मार्केट से कहीं से भी परचेज कर सकते हो, और इसके साथ में आपको 15 जो है फ्री क्या मिल जाएगी, वो एमआर में मिल जाएगी, और उसके साथ में आप एग्जाम जैसे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसे हमने राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधियों के बारे में डिस्कस किया, राज्यपाल की व्यवस्थापिका संबंधित शक्तियों के बारे में डिस्कस किया, और अब हम डिस्कस करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों को लेकर के, यानी उनको जुडिशियल से संबंधित कौन कौन सी पावर्स मिलती हैं। पहला है इसमें आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 क्या कहता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ में विचार विमर्श किया जाता है। तो ये इस तरह की शक्तियां किसकी है, न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। यानी आर्टिकल 217 ये कहता है कि जब भी राष्ट्रपति कोलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं जहां पर उनकी नियुक्ति की जा रही है, तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है उसके साथ में क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। जैसे मान लो राजस्थान हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो उसके लिए किसके साथ में विचार विमर्श किया जाएगा, हमारे जो राज्यपाल है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े साहब, तो उनके साथ में क्या किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। दूसरा इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 219, इसमें भी राज्यपाल और हाई कोर्ट वाला एंगल है। इसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को राज्यपाल अथवा राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किया गया व्यक्ति क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो इसके बारे में, शपथ के बारे में इसमें उल्लेख है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के सभी जो न्यायाधीश हैं उनको या तो राज्यपाल शपथ दिलाएगा, या फिर राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को अधिकृत करेगा और वो व्यक्ति क्या दिलाएगा, इनको शपथ दिलाएगा। तो इसका उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल 219 में। लेकिन मैं बताता हूं एकदम कि प्रैक्टिकली होता क्या है। जैसे मान लो कि जो राज्यपाल हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, और फिर मुख्य न्यायाधीश जो बाकी न्यायाधीश हैं उनको क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो यहां पर जो मुख्य न्यायाधीश क्या हो गए, राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति हो गए। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा, या तो राज्यपाल दिलाएगा, और राज्यपाल नहीं तो राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किया गया व्यक्ति क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। उसके बाद में एक नोट और लिखा हुआ है यहाँ पर कि राज्यपाल किसी भी विषय पर उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय से परामर्श नहीं ले सकता न्यायिक शक्तियों के अंदर। जैसे अमूमन हम करते क्या है कि हम केंद्र और जो राज्य हैं उसको कोरिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल होता है। लेकिन अगर आप लोग न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत देखोगे तो राष्ट्रपति के पास में ये पावर है कि वो राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की क्या ले सकता है, राय ले सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास में ये पावर नहीं है। राज्यपाल के पास में ये पावर नहीं है कि वो न तो उच्चतम न्यायालय से न ही उच्च न्यायालय से भी किसी भी तरह का परामर्श नहीं ले सकता। तो इसके बारे में उल्लेख यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है न्यायाधीशों को लेकर के, आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 किसकी बात करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। ठीक है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल 233 में। और इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। यानी जो जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल किसके साथ में विचार विमर्श करता है, तो हाई कोर्ट जो है उसके साथ में क्या करता है, विचार विमर्श करता है। उसके बाद में आ जाओ आप 234 पर आगे आ जाओ, एक अनुच्छेद। इसमें लिखा हुआ है कि जिला न्यायाधीशों के अलावा जो अन्य न्यायिक अधिकारी हैं यानी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय, देखो राज्यपाल, इसमें लिखा हुआ है कि जिला न्यायाधीश तो हो ही गए, साथ ही में इनके अलावा जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं यानी कि जो न्यायिक अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल इसके संबंध में किससे विचार विमर्श करता है, तो एक तो विचार विमर्श किया जाता है उच्च न्यायालय के साथ में, और दूसरा विचार विमर्श किया जाता है राजस्व लोक सेवा आयोग के साथ में। यानी एक तो आरपीएससी और उसके बाद में जो है उच्च न्यायालय, इसके साथ में क्या किया जाता है, विचार विमर्श करता है राज्यपाल। और उसके बाद में किनकी नियुक्ति की जाती है, अन्य जो न्यायिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी न्यायिक शक्तियां।
उसके अलावा हम आगे देखेंगे थोड़ा सा, आप लोग एक्साइटेड होंगे कि जैसे राज्यपाल की शक्ति है कि मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, नहीं कर सकता है। मृत्युदंड के बारे में राज्यपाल को कौन कौन से अधिकार है, तो जस्ट हम उसके बारे में अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 161। देखो आर्टिकल 161 किस बारे में बात करता है। ये कहता है कि राज्यपाल किसी भी विधि के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है, उसको विराम या परिहार कर सकता है, अथवा जो दंडादेश है उसका निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति शामिल होती है। देखो मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं इसके बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि मान ली किसी भी विधि के विरुद्ध, यानी कोई भी व्यक्ति ने किसी भी तरह का कुकृत्य किया हो, यानी जैसे चाहे सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो, तो किसी भी विधि के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए यदि किसी को दोषी सिद्ध ठहराया गया है, यानी मान लो कि कोर्ट ने भी उसे दोषी मान लिया है, तो एक ऑप्शन हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा है कि वो राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यों में कौन है, राज्यपाल, इसके साथ में क्या कर सकता है, इनके क्षमा याचिका की मांग कर सकता है, यानी दया याचिका की क्या कर सकता है, मांग कर सकता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि राज्यपाल के पास में क्या पावर है इसको लेकर के। तो पहला ये कि उसके दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, यानी राज्यपाल उसकी पूरे जो अपराध है उसको क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। जो दंड कोर्ट के द्वारा उसे दिया गया है उस दंड को राज्यपाल माफ कर सकता है। उसके अलावा लिख सकता है कि उसका प्रविलंबन कर सकता है, यानी उस पर क्या लगा सकता है, रोक लगा सकता है, यानी उसको सस्पेंड कर सकता है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि विराम या परिहार, यानी उसको रोक सकता है पूर्णतः। जैसे मान लो कि कोई ऐसी महिला है जिसने कोई कुकृत्य किया है, यानी अपराध किया है, और कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे दी। अब मान लो कि वो महिला प्रेग्नेंट भी है, तो जो राज्यपाल है वो उसकी फांसी पर रोक लगा सकता है कि जब तक कि वो अपने बच्चे को जन्म न दे देती। तो इस तरह का उल्लेख भी कहां पर है, इस आर्टिकल में है, यानी राज्यपाल उसके दंड का क्या कर सकता है, विराम या परिहार कर सकता है। उसके अलावा यहां पर भी लिखा हुआ है, दूसरा है यहाँ पर लघुकरण लिखा हुआ है कि उसके दंड को कम भी कर सकता है। जैसे मान लो किसी को उम्र कैद हो, तो राज्यपाल उसकी उम्र कैद को कन्वर्ट करके 10 साल भी कर सकता है, 5 साल भी कर सकता है। तो उसका जो दंड है उसको क्या कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, यानी उसके दंड को कम कर सकता है। उसके अलावा एक आर्टिकल 161 में एक बात लिखी हुई है कि राज्यपाल को भी मृत्यु दंड के संदर्भ में शक्तियां प्राप्त होती हैं। देखो जनरली होता क्या है कि हमारे माइंड में ये परसेप्शन बन जाता है कि राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन मृत्यु दंड के मामले में राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त नहीं होती। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि मृत्यु दंड के मामले में भी राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त होती हैं। बस इसमें पॉइंट ये याद रखना है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। हालांकि मृत्यु दंड के संबंध में राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती हैं कि वो उसके क्या कर सकता है, मृत्यु दंड को स्थगित कर सकता है, और उसकी क्या बदल सकता है, प्रकृति बदल सकता है, यानी नेचर बदल सकता है। तो राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, उसको स्थगित कर सकता है, और उसके जो नेचर है उसमें क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 161 में, तो आप लोगों को याद रखना है। जैसे इसके बारे में कभी ये स्टेटमेंट आई कि राज्यपाल को मृत्युदंड के संबंध में किसी भी तरह की कोई शक्तियां प्राप्त नहीं होती, तो ये इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, गलत करना है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, उसको स्थगित और उसकी प्रकृति को तो बदल ही सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 161 कि राज्यपाल दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार, दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति उसके पास में होती है। मृत्युदंड को वो माफ नहीं कर सकता, लेकिन मृत्युदंड को स्थगित कर सकता है, और मृत्युदंड की प्रकृति को क्या कर सकता है, बदल सकता है। उसके बाद में हम चलते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों को लेकर के, यानी जो फाइनेंशियल पावर राज्यपाल के पास में किस तरीके की होती है। इसमें लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात ही विधानसभा में रखा जाता है, यानी जब भी किसी भी तरह का कोई धन विधेयक होता है वो सबसे पहले उस पर अनुमति कौन देगा, राज्यपाल देगा, और राज्यपाल के अनुमति के बाद में ही उसको कहां पर पेश किया जाएगा, विधानसभा में पेश किया जाएगा। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि विधानमंडल के द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि यदि विधानमंडल ने धन विधेयक को पारित करके भेज दिया राज्यपाल के पास में, तो राज्यपाल न तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और न ही उसको मंजूरी देने से मना करता है। क्यों मना नहीं कर सकता, क्योंकि धन विधेयक रखा ही कैसे जाता है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से, यानी पहले राज्यपाल की अनुमति ली जाती है, उसके बाद में ही उसे विधानसभा में पेश किया जाता है। इसलिए स्वीकृति नहीं देने और पुनर्विचार के लिए भेजने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।
यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है स्पेशली, इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 200 में स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। ये हमने थोड़ी देर पहले बात ही की थी। उसके बाद में एक है आर्टिकल 243 आई और 243 वाई, ये भी आप लोग देखना। इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं तथा उसकी सिफारिशों को विधानमंडल में रखवाते हैं। तो वित्त आयोग का गठन करना जो है वो राज्यपाल की कौन सी शक्तियां हैं? ये राज्यपाल की जो है वित्तीय शक्तियां है। और वित्त आयोग का गठन के संबंध में आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 243 आई और 243 वाई। तो 243 आई में किसके संबंध में वित्त आयोग काम करेगा? पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। 243 वाई में किसके संबंध में काम करेगा वित्त आयोग? नगर पालिकाओं को लेकर के। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। कब करता है? 5 साल में करता है। और वित्त आयोग का गठन करना राज्यपाल की किस तरह की शक्ति है? इसकी वित्तीय शक्तियां हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे एक आर्टिकल है आर्टिकल 267, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आपने इसके बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न भी देखे होंगे, पढ़ा भी होगा आपने। आर्टिकल 267 बात करता है आकस्मिक निधि को लेकर के, यानी जो इमरजेंसी फंड होता है उसका उल्लेख कहां पर है? 267 में। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आकस्मिक निधि है उससे जो भी धन खर्च होगा वो पहले उसमें राज्यपाल की क्या ली जाएगी? स्वीकृति ली जाएगी। यानी राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही आप इससे क्या कर सकते हैं? धन खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल की स्वीकृति के बिना आकस्मिक निधि से धन खर्च नहीं किया जा सकता। अगर आकस्मिक निधि से यानी कोई इमरजेंसी सिचुएशन इस तरह की आ गई है तो हम राज्यपाल से अनुमति लो और उसके बाद में ही आप इससे क्या कर सकते हो? धन खर्च कर सकते हो। उसके बाद में चौथा पॉइंट है कि राज्यपाल की सहमति के बिना अनुदान की मांग भी नहीं की जा सकती। यानी अनुदान की मांग करने के लिए भी सबसे पहले सहमति किसकी आवश्यक है? राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। उसके बाद में 5वां लिखा हुआ है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। यानी वित्त आयोग जो है अपनी सिफारिशें किसे देता है? राज्यपाल को देता है। और फिर बाद में राज्यपाल जो है इन सिफारिशों को किसमें रखवाता है? विधानसभा के समक्ष रखवाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। और ये किस तरह की शक्तियां हैं? राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंदर कंसिडर किया जाता है। उसके बाद में हम आते हैं स्वविवेक की शक्तियां। जैसे देखो हमने 3 शक्तियां पहले पढ़ी। एक तो कार्यपालिका शक्तियों के बारे में हमने बात की, उसके बाद में हमने व्यवस्थापिका संबंधित शक्तियां देखी, उसके बाद में हम न्यायिक शक्तियां देखी और अब हम बात करेंगे कि राज्यपाल को कौन कौन सी स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसमें पहला एक आर्टिकल है, इसको लेकर के आर्टिकल 163, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। स्वविवेकीय शक्तियों के बारे में जो आर्टिकल आप लोगों को याद रखना है वो है आर्टिकल 163। इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख इसमें है। और स्वविवेकीय शक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो आर्टिकल 167 का जो प्रावधान है वो भी किस में आता है? स्वविवेकीय शक्तियों के अंदर आता है। 167 में हमने क्या देखा था कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री से शासन के संबंध में, विधि के संबंध में जो है वो क्या ले सकता है? जानकारी ले सकता है। तो जानकारी लेना या न लेना किसके अंतर्गत आता है? तो ये स्वविवेकीय शक्तियों के अंतर्गत आता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। 167 में, सॉरी। तो इसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 167 में। उसके बाद में एक नोट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को भी स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त होती है लेकिन उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। यानी देखो आपकी राष्ट्रपति जो है उनको स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त होती है लेकिन उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन जो राज्यपाल का जो पद है उसका उल्लेख जो है, उसकी स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख कहां पर है? उसकी शक्तियों का उल्लेख संविधान में किया हुआ भी है। तो स्वविवेकीय शक्तियों के मामले में जो है वो राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति से क्या है? बेहतर है। उसके बाद में कुछ इनके विशेष उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए हुए हैं अलग अलग राज्यों के राज्यपाल के, जिसके संबंध में एक पूरा आर्टिकल है, आर्टिकल 371। इसके बहुत सारे क्लोज हैं। जैसे आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब की क्लास है तो इसमें डेप्थ क्या होगी, इसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप ये देखो कि इस तरह की चीजें आपने पहले शायद ही पढ़ी होगी। इस तरह की चीजें पूछी भी आरएस जैसे एग्जाम में जाती हैं और हम सारे ही एग्जाम को कवर करके ये क्लास ले रहे हैं ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए आपको ये क्लास ले तो आपके लिए वो क्या रहे? हेल्पफुल रहे।
ये आर्टिकल देखते हैं हम, आर्टिकल 371। ये किसके बारे में बात करता है? ये कहता है कि महाराष्ट्र और जो गुजरात है उसके राज्यपाल का ये विशेष उत्तरदायित्व है कि वो अपने राज्य के कुछ क्षेत्रों के विकास के लिए विकास मंडल का क्या करें, गठन करें। यानी महाराष्ट्र और जो गुजरात है उसके राज्यपाल का ये विशेष उत्तरदायित्व है कि वो अपने जो कुछ क्षेत्र विशेष हैं उनके विकास के लिए एक विकास मंडल का क्या करेगा, गठन करेंगे। और ऐसा विशेष उत्तरदायित्व महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों के संबंध में कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 371 में। इसको आपको याद रखना है। अभी क्षेत्र कौन से हैं इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल को दो क्षेत्र है, एक तो मराठवाड़ा और विदर्भ, इसके संबंध में ध्यान रखना है। और गुजरात के राज्यपाल को सौराष्ट्र और कच्छ के विकास के लिए क्या गठन करेंगे, विकास मंडल का गठन करेंगे। तो ये आप याद रखना। इस तरह का प्रश्न जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पॉलिटी डीप में नहीं पढ़ रखी, उनके लिए गलती होगा। और इस तरह के प्रश्न ही क्या करते हैं, मेरिट तय करते हैं। उसके बाद में दूसरा है आर्टिकल 371 ए। 371 ए किसके बारे में बात करता है? तो ये नागालैंड के संबंध में प्रावधान करता है कि नागालैंड में कानून और व्यवस्था बनाए रखना वहां के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व है। तो नागालैंड में कानून और व्यवस्था बनाए रखना नागालैंड के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व है। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 371 ए में इसका उल्लेख है। तो ये आपको याद रखना। देखो मोटा मोटा आपको इस तरह याद रख लो कि 371 महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों का विशेष उत्तरदायित्व, 371 ए नागालैंड के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व। उसके बाद में आता है 371 सी। सी बात करता है मणिपुर के बारे में कि मणिपुर के राज्यपाल मणिपुर विधानसभा के कुछ सदस्यों की एक समिति का गठन करेंगे तथा इस समिति की रिपोर्ट को संघ सरकार को भेजना उनका विशेष उत्तरदायित्व है। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट जैसे जो असंत क्षेत्र रहते हैं, कभी कभार इनमें जो जनजातियों की तरफ से आंदोलन किया जाता है। जैसे आपने अफस्पा कानून के बारे में सुना होगा, तो ज्यादातर वो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य उनमें लागू रहता है। तो यहाँ पर मणिपुर पे इस संबंध में एक स्पेशल प्रावधान किया गया है कि जो मणिपुर का जो राज्यपाल है वो मणिपुर विधानसभा के कुछ सदस्यों की एक कमेटी का गठन करेगा और ये जो कमेटी रिपोर्ट देगी, इस रिपोर्ट को किसके पास में भेजेगा? संघ सरकार के पास में भेजेगा। और ऐसा क्या है उसका विशेष उत्तरदायित्व। तो पूछे कि मणिपुर के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो उसका उल्लेख है आर्टिकल 371 सी में। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो क्या याद रखेंगे? 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371 ए नागालैंड, 371 सी के बारे में किसमें उल्लेख है? ये मणिपुर के बारे में इसमें उल्लेख है। उसके बाद में 371 एफ बात करता है सिक्किम के बारे में कि सिक्किम में कानून और व्यवस्था बनाए रखना सिक्किम के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व है। तो सिक्किम के बारे में उल्लेख है 371 एफ में। उसके बाद में एक आर्टिकल है 371 एच। ये बात करता है अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि अरुणाचल प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना वहां के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व है। उसके बाद में आगे बढ़े 371 जे। कर्नाटक के राज्यपाल का ये विशेष उत्तरदायित्व है कि वो कर्नाटक और हैदराबाद का जो रीजन है उसके लिए विशेष प्रावधान करे। और एक है 239, इसको आपको याद रखना है। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी संघ शासित प्रदेश के लिए प्रशासक के पद पर नियुक्त कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 239। इसके आपको याद रखना है, थोड़ा सा इससे अलग है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 239 के तहत राष्ट्रपति राज्य के किसी राज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश का क्या नियुक्त कर सकता है? प्रशासक नियुक्त कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में जो वहां के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्रशासक होता है। तो उसके पद पर क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। और ऐसा उल्लेख कहां पर है? 239 में। उसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 200। इसमें भी लिखा हुआ है कि दोस्तों किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना भी राज्यपाल की स्वविवेक के शक्तियों के अंतर्गत है। इसके बारे में हमने बात भी की थी कि ये राज्यपाल पर डिपेंड करता है कि वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है या फिर नहीं रखता। लेकिन जो आधार इसका है कि उच्च न्यायालय, यदि उच्च न्यायालय के संबंध में कोई विधेयक है जो कि उसकी शक्तियों को अतिक्रमित करता है तो उसके बारे में अनिवार्य रूप से किसको भेजना पड़ेगा? राष्ट्रपति के पास में भेजना पड़ेगा। तो इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन को लेकर, और ये बहुत विवादास्पद है। जब से इस तरह का जो प्रावधान किया गया था तो इसको लेकर काफी डिबेट भी हुई संविधान सभा में इस प्रावधान को लेकर के कि आप जो है केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की जो है गर्दन थमा रहे हो, ये आर्टिकल दे करके। राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 356 यानी जो 356 है उसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन लगता कौन कैसे है, लगाता कौन है? तो देखो
राज्यपाल जो है वो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजता है, और राष्ट्रपति जब संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्राप्त होता है तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य में क्या लगाता है, राष्ट्रपति शासन लगाता है। यानी जो राज्य है उसमें संवैधानिक तंत्र से सरकार काम नहीं कर रही, संवैधानिक तंत्र वहां पर फेल हो चुका है, तो ऐसी रिपोर्ट कौन देगा, राज्यपाल देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और उसके बाद में जो राष्ट्रपति है वो क्या लगाएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएगा संबंधित राज्य में। तो ठीक है, तो राजस्थान में क्या ऐसा हुआ है, तो देखो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और ये मैं पूरी डिटेल में लेके आया हूं क्योंकि इससे प्रश्न तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है, और साथ ही में आजकल थोड़ा सा एग्जाम में बहुत डीप प्रश्न पूछने लगे हैं, तो मैंने अवधि वगैरह भी इसमें शामिल की है। तो देखो राजस्थान में पहला जो ये लगा था राष्ट्रपति शासन वो लगा था 1967 में। 1967 में पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा, और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया साहब, जिन्हें हम आधुनिक राजस्थान का क्या कहते हैं, निर्माता भी कहते हैं। तो प्रश्न यह है कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान सबसे पहले राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो वो मुख्यमंत्री कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद में उस समय राज्यपाल कौन थे, तो संपूर्णानंद थे। कारण क्या था, कारण ये था कि जो ये थे मोहनलाल सुखाड़िया साहब, इनकी सरकार को बहुमत नहीं मिला था, किसी भी पार्टी को उसमें बहुमत नहीं मिला, तो जो खरीद फरोख्त है यानी हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना बहुत ज्यादा थी। तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने क्या लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और अगर आप लोग राष्ट्रपति शासन देखोगे तो उसमें 2-3 चीजें लिखी हुई है। पहला ये कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, और दूसरा ये है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिले, इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और इसकी अवधि भी कितने दिन थी, ये 44 दिन तक ही राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद में 1977 में लगा, उस समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, और उस समय सरकार जो है उसको क्या कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, और ये सिर्फ 53 दिन तक लगा रहा। देखो ये 1977 का दौर आप देखोगे तो ये इंदिरा गांधी वाला दौर है। तो उस समय जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यानी जो गवर्नमेंट राज्यों में, जिन राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। उसको लेकर काफी उस समय डिबेट भी हुई। ठीक है, तो 1977 में हरिदेव जोशी जो थे उनके कार्यकाल में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, और वेदपाल त्यागी उस समय राज्यपाल थे, सरकार को क्या किया, बर्खास्त किया, और यह राष्ट्रपति शासन कितने दिन चला, 53 दिन चला। उसके बाद में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में, कौन है, भैरों सिंह शेखावत, और उस समय राज्यपाल कौन थे, रघुकुल तिलक, सरकार को क्या किया, बर्खास्त किया, और ये कितने दिन चला, 110 दिन चला। ठीक है, उसके बाद में 1992 भैरों सिंह शेखावत का समय था, और भैरों सिंह शेखावत के समय जो एम चन्ना रेड्डी जो थे उन्हें सरकार को क्या कर दिया, उनकी सरकार को एम चन्ना रेड्डी ने, उस समय राज्यपाल थे, और भैरों सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त कर दिया, और ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा 356 दिन। देखो थोड़ा सा आप इसको 1977 के देख लेना कि ये जो राष्ट्रपति शासन है ये बीजेपी के कार्यकाल में लगा था या फिर कांग्रेस की सरकार में लगा था, इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करें। तो 3 चीजें याद रखनी है, पहला कब लगा, 1967 में 1967, फिर उसके बाद में दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977, फिर 1980, और फिर उसके बाद में 1992। पहली बार मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद में दूसरे राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय कौन थे, हरिदेव जोशी। तीसरे समय कौन थे, भैरों सिंह शेखावत, और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय कौन थे, भैरों सिंह शेखावत। तो सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक बार जो है वो राष्ट्रपति शासन किस कार्यकाल में लगा, भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में 2 बार लगा। सर्वाधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो ये भी 1992 में ही लगा, 354 दिन। और ये 1992 वाला वही टाइम है जब बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है उसको क्या किया था, गिराया गया था। तो ये राज्यपाल याद रखने हैं, कारण याद रखना है। कारण में सिर्फ ये पूछा जाता है कि 1967 में जो मोहनलाल सुखाड़िया के समय जो राष्ट्रपति शासन लगाया था उसका आधार क्या था, तो वहां पर था स्पष्ट बहुमत, यानी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन कब रहा, तो 1967 में ही रहा। सर्वाधिक समय तक कब रहा, 1992 में। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 356। उसके बाद में हम देखते हैं राज्यपाल की कुछ जिम्मेदारियां, यानी राज्यपाल को कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई है। इसके अलावा यानी जो राज्यपाल का जो पद है, इसके अलावा भी कौन कौन सी जिम्मेदारियां राज्यपाल के पास में है। पहला तो वही कि राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति इनको कहा जाता है, क्योंकि जो वाइस चांसलर है विश्वविद्यालयों के, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है जिसका हेडक्वार्टर उदयपुर में है, जिसके भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यपाल होता है। राजस्थान में पूर्व सैनिकों के लाभ के लिए जो फंड के प्रबंधन की जो समिति है उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं।
और राज्य सैनिक बोर्ड है राजस्थान का, उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? राज्यपाल। उसके बाद में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसकी राजस्थान की जो स्टेट ब्रांच है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का संरक्षक भी राज्यपाल को माना जाता है। और स्काउट गाइड संघ और राजस्थान का संरक्षक किन्हें माना जाता है? राज्यपाल को माना जाता है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से राज्यपाल के पास में अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं है, तो इस तरह के 3 कथन इसमें से दे देगा और 1 कथन कोई और देगा। उसके बाद में आप लोगों को असुमेलित पूछेगा या फिर असत्य कथन है, इस तरह का प्रश्न आपसे इससे पूछा जा सकता है। तो 3-4 बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। उसके बाद भी एक आर्टिकल है, देखो थोड़ा सा में एक्स्ट्रा है ये आर्टिकल 191। इसमें आप देखो राज्यपाल के बारे में, ये भी राज्यपाल की शक्तियां ही है। इसमें लिखा हुआ है कि उन प्रावधानों का उल्लेख आर्टिकल 191 में जिनके आधार पर राज्य विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाती है। अब देखो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता समाप्त करना राज्यपाल की कौन सी शक्तियों के अंतर्गत आता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट्स करेंगे। जैसे कि न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत है, विधायिका व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां हैं या फिर कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। तो विधानमंडल की सदस्यता समाप्त करने के क्या क्या आधार हो सकते हैं? पहला ये कि दल बदल, यानी एक पार्टी से निकल करके दूसरी पार्टी में चला जाए, यानी दल को ही बदल ले, तो ये आधार हो सकता है। दूसरा यह आधार हो सकता है कि वो बैंकक्रप्ट हो जाए, यानी दिवालिया हो जाए। तीसरा है कि कोई लाभ का पद ग्रहण कर ले, यानी वो एमएलए है, मंत्री है, उसके बाद में कोई लाभ का पद वो ग्रहण कर लेता है। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि वो अक्षम हो जाए, यानी वो काम करने के लिए सक्षम ना हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और उसके अलावा एक प्रावधान और है कि वो भारत का नागरिक ही न रहे, यानी किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले। तो ये आधार किसमें है? उनकी सदस्यता समाप्त करने के संदर्भ में। अब आप सोचेंगे क्या राज्यपाल का इसमें क्या रोल है? तो देखो राज्यपाल का रोल आएगा आर्टिकल 192। इसमें लिखा हुआ है कि दल बदल को छोड़ करके, यानी जो दल बदल वाला मामला है इसको छोड़ करके जो बाकी सभी मामले हैं उनको आधार पर राज्यपाल के द्वारा उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है। यानी जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता कौन समाप्त करता है? राज्यपाल समाप्त करता है। लेकिन किसको छोड़ करके? दल बदल वाले केसेस को छोड़ करके। लेकिन राज्यपाल के पास में भी एक कंडीशन है कि राज्यपाल को जो चुनाव आयोग है उससे विचार विमर्श करना होता है तथा इसी विचार विमर्श के अनुसार वो क्या है? निर्णय लेता है। यानी किसके साथ में डिस्कशन किया जाता है? चुनाव आयोग के साथ में। और चुनाव आयोग जैसा विचार विमर्श होगा उनके बीच में, उसी के हिसाब से क्या लेना पड़ेगा? निर्णय लेना पड़ेगा। और ये सदस्यता समाप्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन किस केस में राज्यपाल सदस्यता समाप्त नहीं कर सकता? दल बदल वाले केस में सदस्यता समाप्त नहीं कर सकता। अब आप लोगों को एक प्रश्न देके जा रहा हूं मैं कि दल बदल वाले मामले में जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता समाप्त किसके द्वारा की जाती है, इसके बारे में आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये राज्यपाल के संबंध में शक्तियां हमने कंप्लीट पढ़ ली। विधायिका व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां पढ़ी, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां पढ़ी, न्यायिक शक्तियां पढ़ी, राज्यपाल की जो स्वविवेक की शक्तियां हैं उसके बारे में हमने इसमें डिस्कशन किया। इसके बाद में जो क्लास लेंगे हम थोड़ा सा फैक्ट वाली लेंगे, जैसे कि राज्यपालों के नाम, सभी नाम, जैसे आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि जैसे मुख्यमंत्रियों के नाम के संबंध में एक ट्रिक आपने बताई, तो वैसे ही राज्यपाल के नामों के संबंध में भी एक ट्रिक होनी चाहिए। तो अगली जो क्लास होगी वो इसी पर होगी कि राजस्थान के सभी राज्यपालों का ट्रिक के माध्यम से हम उनका क्या देखेंगे? क्रम देखेंगे। और फिर उसके बाद में अगली क्लास में इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि जो राज्यपाल है इससे संबंधित और क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।